Hello students, in this video we will cover chapter 3, that is registration, code of conduct, general obligations of merchant bankers in India। तो इस चैप्टर में हम मर्चेंट बैंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उनका स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन क्या है और रजिस्ट्रेशन के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या क्या हैं। तो इस बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत थ्योरेटिकल सा चैप्टर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एक्टिविटीज कवर्ड अंडर मर्चेंट बैंकिंग। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज या स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है उनका। पहली बात तो मर्चेंट बैंकर इज रिकग्नाइज एज एनबीएफसी, तो फाइनेंस कंपनी की तरह इसको माना जाता है। एंड इट कैन अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकर्स। दीज आर मैनेजिंग द पब्लिक इशू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि प्राइमा फेसी इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, मैनेजिंग द पब्लिक इशू। पूरे पब्लिक इशू को मैनेज करना कंपनीज के बिहाफ में, और क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स द अंडर राइटिंग ऑफ पब्लिक इशू। अब अंडर राइटिंग का मतलब हम ऐसे समझते हैं, मान के चलिए कि जो आईपीओ मैनेज कर रहे थे उसमें 5,000 करोड़ रुपीस रेज करने थे पब्लिक से, मतलब जनता से 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेनी थी। अब मान के चलिए जनता निकली गरीब, तो पब्लिक के पास 5,000 करोड़ नहीं थे, पब्लिक हैज गिवन ओनली 4,000 करोड़ टू द कंपनी। 1,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, अब 1,000 करोड़ का शॉर्टफॉल कैसे पूरा होगा, तो 1,000 करोड़ का शॉर्टफॉल मर्चेंट बैंकर खुद पूरा करेगा। ये मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्चेंट बैंकर या फिर अंडर राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये समझिए कि मर्चेंट बैंकर वही मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट होता है आईपीओ को हैंडल करने के लिए जिसकी अंडर राइटिंग कैपेसिटी होती है। अंडर राइटिंग कैपेबिलिटी जिसके अंदर होगी, जिसका कैपिटल बेस अच्छा होगा, जिसके या तो उसके खुद के पास इतना पैसा हो या उसके क्लाइंट्स के पास इतना पैसा हो कि वो पूरा जो आईपीओ प्रोसेस है उसको अंडर राइट कर सके। ठीक है, तो ये होता है अंडर राइटिंग। देन थर्ड इज मैनेजिंग एंड एडवाइजिंग ऑन इंटरनेशनल डेट एंड इक्विटी ऑफरिंग्स लाइक जीडीआर, एडीआर एंड एफसीसीबीज। तो ये क्या होते हैं, जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जब आप विदेशों में जाके आईपीओ लॉन्च करते हो, विदेशों में विदेशी इन्वेस्टर से पैसा जुटाते हो। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जब आप अमेरिका यूएसए के अंदर जाके यूएसए के इंडिविजुअल से, यूएसए की जनता से पैसा रेज करते हो। एफसीसीवीज क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो फॉरेन करेंसी के अंदर जब फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड या यूरो डिनोमिनेटेड, तो फॉरेन करेंसी में जब आप लोन रेज करते हैं उसको हम बोलते हैं एफसीसीवीज। तो ये लोन लेटर ऑन इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्टिबल हो जाता है, तो इसको इसलिए बोला जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। और जीडीआर और एडीआर क्या होता है, जीडीआर और ईडीआर इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये इक्विटी शेयर्स के लिए आते हैं। डिटेल में इसको समझेंगे बाद में। देन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब गिने चुने कुछ सेलेक्ट लोगों को सेलेक्ट लोगों से पैसे रेज करना, या फिर कुछ सेलेक्ट या गिने चुने इन्वेस्टर से पैसा रेज करना। देन प्राइमरी एंड सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सैटेलाइट डीलरशिप मतलब ये होती है कि आप जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हो होलसेल में और फिर उसको बाद में इन्वेस्टर्स को सेल आउट करते हो, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो या तो आप प्राइमरी या फिर सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती है, बॉन्ड्स ही होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और आरबीआई बॉन्ड्स। देन कॉर्पोरेट एडवाइजरी। एडवाइजरी सर्विसेज भी है मर्जर्स, टेक ओवर्स, बायबैक्स के ऊपर। स्टॉक ब्रोकिंग भी ये करते हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग के लिए इन्हें सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी से। ऐसे ही फिर प्रोजेक्ट एडवाइजरी भी होती है। सिंडिकेशन का मतलब बहुत सारे बैंकों से लोन्स को मैनेज करा के देना, सिंडिकेशन का मतलब ये होता है जब आप बहुत सारे बैंक से एक साथ लोन लेते हो। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी, जैसे विदेशी स्टॉक मार्केट भी है, मतलब यूएस की स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है और यूरोप के स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी भी है यहाँ पे। अब देखते ही हैं कि हु कैन बी मर्चेंट बैंकर, तो कौन कौन बन सकते हैं। Any person who is engaged in the business of issue management, either by making arrangement regarding selling and buying or subscribing to the security. Subscribing to the securities का मतलब underwriter ही होता है, और acting as a manager, consultant हो, advisor हो, rendering corporate advisory about such issue management. An application for the grant of certificate of registration as a merchant banker need to be submitted to SEBI. तो मैंने आपको बताया था सेबी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, और सेबी ही सारी इंटरमीडिएट्स का लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का काम देखता है इन फॉर्म ए एज स्पेसिफाइड इन द सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन। तो सेबी ने एक सेपरेट रेगुलेशन भी बनाई है, सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन, एंड शैल बी अकम्पनीड विद अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन 50,000। तो पहले बात तो जो एप्लीकेंट है उसके जेब में 50,000 तो होनी चाहिए, और होते ही हैं इनके पास। तो अब कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर कौन कौन से काम कर सकता है, टू कैरी ऑन एन एक्टिविटी ऑफ इशू मैनेजमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, विच विल इंटर आलिया
कंसिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस माने वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज की इंफॉर्मेशन देता है इन्वेस्टर्स को। A prospectus contains each and every information regarding the business objectives of the company or financials of the company as well as the future growth prospects and other information relating to the issue, determining financial structure, that is the type of financials, final allotment and refund of the subscription. सब कौन देखता है? मर्चेंट बैंकर देखता है। To act as advisor, consultant, manager, underwriter, portfolio manager. अगेन पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए इसको दोबारा से अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस में आता है। Merchant banker holding a valid registration certificate under SEBI Act are entitled to act as a underwriter. तो अंडरराइटिंग के लिए इन्हें अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ये पार्ट एंड पार्सल है एंड दे विल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अंडरराइटर। फिर सेबी एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखेगा? सेबी शैल कंसीडर ग्रांटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ मर्चेंट बैंकर टू एन एप्लीकेंट हु कंप्लाइज विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो कौन से प्री रिक्विजिट हैं? पहली बात तो इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट को मिलेगा, यानी कंपनी को मिलेगा। An applicant shall be body corporate other than a NBFC as defined under the 45A, और 45I में वो है डिपॉजिट टेकिंग NBFC, तो डिपॉजिट टेकिंग नहीं होना चाहिए। अब ये ना हो कि ये छोटे से ऑफिस में लेके बैठे हो, तो इसके लिए इनके पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लाइक एडिक्वेट ऑफिस स्पेस, बड़ा ऑफिस हो, मैन पावर हो, लोग हो काम देखने के लिए, और इक्विपमेंट यानी उनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो हुई। उसके बाद दो लोग ऐसे होने चाहिए जो उनके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। सो नॉट इन्वॉल्व इन एनी लिटिगेशन, कोई उन पे केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, किसी भी कोर्ट के अंदर या सेबी में SET के अंदर नहीं होना चाहिए। और कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड के केस नहीं चलने चाहिए कि इनका दे डोंट हैव एथिक्स या फिर इनका मॉरल करेक्टर अच्छा नहीं है। द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, यानी नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 5 करोड़, तो 5 करोड़ की नेटवर्थ तो होनी चाहिए। नेटवर्थ यानी नेट एसेट्स आफ्टर मीटिंग ऑल द लायबिलिटीज, उनके पास इतना एसेट होना चाहिए कि जिसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ से ज़्यादा हो। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंस, लॉ और बिजनेस, तो उनके जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फाइनेंस के अंदर MBA फाइनेंस, LLB यानी LLB LLM, बिजनेस मैनेजमेंट यानी MBA, ठीक है। उसके बाद जो फीस है, रजिस्ट्रेशन और वैलिडिटी है, वो क्या है? On being intimated of the grant of the certificate, the merchant banker is required to pay the requisite fee within 15 days of the receipt of such intimation from SEBI. तो SEBI सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद मर्चेंट बैंकर को एक चिट्ठी लिखेगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, अब आप बचे कुछ पैसे भी 15 दिनों के अंदर जमा कर दो। एंड देन एवरी मर्चेंट बैंकर इज रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ 20 लाख रुपीज़। तो भाई सर 20 लाख रुपीज़ तो आपको फीस ही देनी है। A merchant banker who has been granted a certificate of registration to keep its registration in force shall pay a fees of 9 lakh rupees every 3 years from the 6th year from the date of grant of। अब जो 6 साल खत्म हो गए तो 6 साल के बाद आपको 3 सालों के लिए 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मतलब अगले 6 साल के लिए आपको 18 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। हर 3 साल के लिए 9 लाख रुपए की फीस अलग से पे करनी पड़ेगी, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि IPO के अंदर बहुत लंबा चौड़ा बिल वो लोग बनाते हैं। और कहीं कहीं पे सेबी रेगुलेशन में ये भी लिखा है कि जितना IPO में अमाउंट वो रेज करके देंगे उसका 5% कैन गो टू द मर्चेंट बैंक। तो मान के चलिए अगर 1000 करोड़ का वो था तो उसका 5% कितना होता है? 50 करोड़। तो 50 करोड़, लेकिन रियल लाइफ में 50 करोड़ नहीं होता, कम होता है उससे, लेकिन अच्छा खासा पैसा इनको मिलता है। देन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? मर्चेंट बैंकर शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी, ये पता ही है, बिफोर एनी चेंज इन मैनेजमेंट कंट्रोल। तो जो टॉप टियर मैनेजमेंट है मर्चेंट बैंकिंग कंपनी की, तो उसकी मैनेजमेंट में अगर कोई कंट्रोल चेंज आता है तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी को, और सेबी को बताना पड़ेगा। इट शैल पे द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, 20 लाख रुपए हमने डिस्कस कर लिया। एडिक्वेट स्टाफ फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स। अब मान के चलिए कि किसी इन्वेस्टर ने इनकी बनाई हुई प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे किसी कंपनी के साथ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, बाद में इनको कोई गिले शिकवे हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर ये कंप्लेन करते हैं किसी मर्चेंट बैंकर को, क्योंकि मर्चेंट बैंकर अब बिहाफ किसके बिहाफ पे काम करता है? ईश्वर के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर इन्हें कोई भी ग्रीवेंसेस है इन्वेस्टर्स को, इनके इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस इनको 1 महीने के अंदर सुलटाने हैं, और जितने भी ग्रीवेंसेस इनको मिलते हैं क्वार्टरली, वो सेबी को इन्हें बताना है कि कितने ग्रीवेंसेस मिले थे, कौन कौन से मिले थे और इन्होंने उसका क्या किया, सारा रिकॉर्ड देना है। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स रहनी चाहिए, यानी 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हमेशा रहनी चाहिए। और इफ़ द मर्चेंट बैंकर इज एक्टिव एज अंडर राइटर, इट शैल एंटर इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट एक अलग से होता है,
जो भी कंपनी पैसा रेज करती है वो और इसके बीच में, मर्चेंट बैंकर के बीच में हमेशा एक अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर जनरल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसी मर्चेंट बैंकर की आफ्टर बिकमिंग अ मर्चेंट बैंकर। कोड ऑफ कंडक्ट जो सेबी ने बोला है वो फॉलो करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है आपके और आपके क्लाइंट्स के बीच में उसका बुक्स प्रिपेयर करना है। जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंसेस आपने क्लेम करे हैं उसका बनाना है। सबमिटिंग हाफ ईयरली रिजल्ट, सेबी के साथ आपको हाफ ईयरली रिजल्ट सबमिट करने हैं। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज टू सेबी एज वेल एज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट लीड मैन। तो सेबी अगर अपनी मन सुओ मोटो सेबी चाहे तो इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकती है और वो इन्फॉर्मेशन इनकी जिम्मेदारी है सेबी को प्रोवाइड कराने की। फिर मर्चेंट बैंकर्स आर नॉट टू एसोसिएट विद एनी बिजनेस अदर देन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड और कोई बिजनेस में वो एसोसिएट नहीं हो सकती। ये नहीं कि रियल एस्टेट में चली जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये वाले बिजनेस नहीं कर सकती। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट एंड सबमिशन ऑफ अनऑडिटेड हाफ ईयरली रिजल्ट्स विद सेबी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर्स। अब देखिए लीड मैनेजर्स वो होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स को ही लीड मैनेजर्स बोला जाता है। अब देखिए कभी कभी आईपीओ का साइज इतना बड़ा होता है ना, मान के चलिए अगर मैं बात करूँ एलआईसी का आईपीओ कितने का था, 22,000 करोड़ का था। अब इतना बड़ा आईपीओ को मैनेज करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर नहीं लगता, कम से कम 4-4, 5-5 मर्चेंट बैंकर लगते हैं। तो 4-4, 5-5 मर्चेंट बैंकर जब हायर करते हैं तो उसके अंदर भी एक को मॉनिटर बनाया जाता है, उस मॉनिटर को बोलते हैं हम लीड मैनेजर। तो लीड मैनेजर इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द मर्चेंट बैंकर। तो एन इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी एज लीड मैनेजर टू द इशू फॉर मैनेजिंग द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द इशू प्रोसेस। ठीक है, तो अब उस लीड मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ लेते हैं। A statement specifying the responsibilities relating to the issue, mainly those of disclosures, allotment and refund, is clearly defined and is furnished to the SEBI at least 1 month before the opening of the issue. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज अलॉटमेंट और सिक्योरिटीज रिफंड का जितना भी ब्यौरा है वो आपको सेबी को प्रोवाइड कराना है। कब? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। तो आप कैसे अलॉटमेंट करोगे, आपके अलॉटमेंट की क्या रेशो रहेगी और रिफंड के लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट करा है, वो आपको पूरा प्लान जो है सेबी को फर्निश करना पड़ेगा। देन लीड मर्चेंट बैंकर नॉट टू एसोसिएट विद एनी मर्चेंट बैंकर हु इज नॉट होल्डिंग सेबी रजिस्ट्रेशन। तो जो लीड मर्चेंट बैंकर है, कौन और कितने मर्चेंट बैंकर आईपीओ के अंदर लेकर आने वो कौन डिसाइड करता है? लीड मर्चेंट बैंकर। तो और कोई मर्चेंट बैंकर अगर वो लेकर आता है तो ऐसा मर्चेंट बैंकर लेकर आए जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। द लीड मर्चेंट बैंकर विल एक्सेप्ट अ मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट और ₹25 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, तो मान के चलिए अगेन 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था, अब 4,000 करोड़ जनता ने दे दिए, 1,000 करोड़ रह गए। अब वो कह रहे हैं या तो 1,000 करोड़ में से 5% यानी 50 करोड़ लीड मर्चेंट बैंकर अपनी जेब में से लेकर आएगा, अपनी जेब में से या अपने क्लाइंट के थ्रू वो लेके जाएगा, या फिर 25 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो। तो जाहिर है 25 लाख ही कमाएगा। और रियल लाइफ के अंदर तो लीड मर्चेंट बैंकर ही अकेला सब संभाल देता है। नो मर्चेंट बैंकर एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी मर्चेंट बैंकर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि उसको पता है कि कंपनी के अंदर कोई बड़ा बिजनेस प्रपोजल आने वाला है या फिर कंपनी कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट हो गए, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, तो उसके बेसिस पे ये नहीं है कि वो खुद ही ट्रेडिंग करके खुद ही पैसे बनाने लग जाए। एवरी मर्चेंट बैंकर शैल सबमिट टू सेबी कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज इशू इज बीइंग मैनेज्ड बाय दैट मर्चेंट बैंकर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। अब ये कह रहा है अगर कोई भी मर्चेंट बैंकर जो है अंडर लीड मैनेजर, अगर कोई भी मर्चेंट बैंकर किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है या शेयर्स को सेल करता है, जो उसका किसी वक्त में क्लाइंट भी रहा हो, अपने क्लाइंट के शेयर्स खरीदता है, बेचता है, तो उस ट्रांजैक्शन के 15 days के बाद, 15 days के अंदर अंदर उनको सेबी को रिपोर्ट करना है कि उन्होंने अपने क्लाइंट के शेयर्स के अंदर क्या डील करी है। ठीक है, फिर सारे मर्चेंट बैंकर को एक कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, और ये कंप्लाइंस कौन होता है? अगेन कंपनी सेक्रेटरी। ये कंप्लाइंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी होता है। और कंप्लाइंस ऑफिसर का काम क्या होता है कि जो भी बिजनेस मर्चेंट बैंकर कर रहे हैं वो कंप्लाइंस में होना चाहिए, यानी वो एक रेगुलेशन के अंदर रह के करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अनएथिकली कुछ भी करते जा रहे हैं। ठीक है, देन कम्स द रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड स्कोर्स। अब देखिए स्कोर्स क्या है, ये सेबी का सेबी ऑनलाइन कंप्लेन
रिड्रेसल। देखिए ये प्लेटफॉर्म है सेबी का, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है, सेबी ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को, या कोई भी स्टॉक मार्केट का या कैपिटल मार्केट का पार्टिसिपेंट है और उसको किसी इंटरमीडिएट के अगेंस्ट कोई भी ग्रेवेंसेज हैं, कोई भी गिले शिकवे हैं या फिर कुछ गलत हुआ है उनके साथ, तो वो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे जाके सेबी को डायरेक्ट कंप्लेन रेज कर सकता है। वो पूरा अपना ब्यौरा बता सकता है कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है और कैसे कैसे वो एग्रीव्ड हुआ है कुछ भी अगर उसके साथ गलत हो। तो स्कोर्स इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजाइन टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेन पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट ऑनलाइन विद सेबी अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनीज या फिर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। तो कंपनीज के अगेंस्ट में भी जा सकते हो, और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट यानी ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी हो गई या मर्चेंट बैंकर खुद ही हो गए, तो उनके खिलाफ में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप सेबी को डायरेक्ट जाके कंप्लेन कर सकते हो स्कोर्स प्लेटफॉर्म में। आपको करना क्या होता है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें क्रिएट करना होता है, रजिस्टर करना होता है खुद को, और फिर जो भी आपका फैक्ट है वो फैक्ट बताइए। फिर जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से आपको एक रिक्वेस्ट नंबर आएगा, वो रिक्वेस्ट नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी कंप्लेन पे क्या क्या इशू हो रहा है, क्या क्या एक्शन सेबी की तरफ से हो रहा है। तो ये सारी ट्रैकिंग इसके अंदर होती है स्कोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो यार दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस टैप। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.